चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं, उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। पर हम इसे देखेंगे एक बिल्कुल अलग नजरिए से, मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ पैसा कमाना है, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी कहानी छिपी है? और जैसा हम देखेंगे, ये कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। आज हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, आइए उसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उद्यमशीलता है क्या, फिर वेबर के अनोखे पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि धर्म और पूंजीवाद का क्या कनेक्शन है, वेबर के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और आखिर में उनके इस सिद्धांत की क्या आलोचना हुई और आज ये कितना रेलेवेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मजबूत नींव बनाते हैं। ये समझते हैं कि आखिर उद्यमशीलता होती क्या है। तो उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप मोटे तौर पर किसी नए आइडिया या इनोवेशन के साथ कोई काम शुरू करना है और उसमें जोखिम उठाकर उसे कामयाब बनाना है। ये कोई प्रोडक्शन हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई सर्विस। सोचिए कोई ऐसा ऐप बना दे जो हमारे शॉपिंग करने का तरीका ही बदल दे। बस यही तो है उद्यमशीलता का असली मतलब। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि उस आइडिया को हकीकत में बदलने का एक पूरा प्रोसेस है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, एक उद्यमी सिर्फ रिसोर्स जमा नहीं करता। हाँ, वो जमीन, मजदूर, पैसा, इन सबको एक साथ लाता है, लेकिन उसका असली काम तो है इनोवेशन, यानी कुछ नया करना। और इसमें जाहिर है फाइनेंशियल और सोशल दोनों तरह का रिस्क होता है। और मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज के लिए नई संभावनाएं बनाना भी है। सोचकर देखिए, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती, वो हमारे जीने का तरीका भी बदल देती है। इसीलिए ये सिर्फ एक आर्थिक काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक घटना भी है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब एंट्री होती है जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर की, और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को देखने का एक बिल्कुल ही अलग, आप कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिया दिया, जो सिर्फ मुनाफे के हिसाब किताब से बहुत आगे था। वेबर का मेन पॉइंट ये था कि अगर हमें मॉडर्न कैपिटलिज्म यानी आधुनिक पूंजीवाद को समझना है तो हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स को नहीं देखना होगा, हमें उससे भी आगे जाकर उस समाज के कल्चर और धार्मिक मूल्यों को समझना होगा। उनका मानना था कि लोगों का आर्थिक बर्ताव, यानी वो कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये सब हवा में नहीं होता। ये उनके गहरे विश्वासों, उनकी नैतिकता से जुड़ा होता है। और ये बात उस दौर के मार्क्सवादी विचारों से बिल्कुल अलग थी, जो सिर्फ आर्थिक ढांचे पर ही फोकस करते थे। और यहीं पर वेबर की सबसे मशहूर और हाँ, सबसे विवादित थ्योरी सामने आती है। उन्होंने एक खास तरह की धार्मिक नैतिकता को एक नई आर्थिक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया, एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मॉडर्न कैपिटलिज्म का जन्म सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि एक खास तरह की सोच, एक खास माइंडसेट की वजह से हुआ। ये जो आइडिया है, ये उनकी मशहूर किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का सार है। वेबर का कहना था कि आधुनिक पूंजीवाद के पीछे सिर्फ पैसा कमाने की होड़ नहीं थी, बल्कि एक खास तरह की नैतिकता काम कर रही थी। एक ऐसी सोच जो लोगों को लगातार एक सिस्टम से पैसा कमाने के लिए प्रेरित करती थी, और वो भी सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि इसे एक कर्तव्य मानकर। वेबर ने इस सोच को नाम दिया प्रोटेस्टेंट नैतिकता। उनके मुताबिक प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ शाखाएं, खास तौर पर कैल्विनिज्म, कुछ ऐसे मूल्यों को बढ़ावा दे रही थीं जो अनजाने में ही कैपिटलिज्म के लिए एक बेहतरीन माहौल बना रहे थे। देखिए, कैल्विनिज्म में एक सिद्धांत था प्रीडेस्टिनेशन का। मतलब ये पहले से तय है कि कौन स्वर्ग जाएगा। इससे लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई और वो दुनिया में मिलने वाली कामयाबी को ये मानने लगे कि ईश्वर उनसे खुश है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये नैतिकता एक ऐसा इंजन थी जो लगातार पूंजी बना रही थी। इसमें मेहनत करने को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि कॉलिंग माना गया, यानी ईश्वर का दिया हुआ काम, अनुशासन, समय का सही इस्तेमाल, ये सब नैतिक गुण बन गए। और सबसे जरूरी चीज थी मितव्ययता, यानी सादगी से जीना और पैसा बचाना। लोग जो भी मुनाफा कमाते थे उसे फालतू खर्च करने के बजाय वापस बिजनेस में लगा देते थे। ये एक नैतिक काम माना जाता था। तो इस तरह आर्थिक सफलता भगवान की कृपा का एक संकेत बन गई। अब देखते हैं कि इन नैतिक मूल्यों ने कैसे एक खास आर्थिक सोच और एक बड़े सामाजिक बदलाव को जन्म दिया।
वेबर ने इसे समझाने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी हैं। पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट है पूंजीवाद की आत्मा। अब इसका मतलब सिर्फ लालच या पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। नहीं, ये एक खास तरह की मानसिकता है जिसमें कोई व्यक्ति बड़े ही सिस्टमैटिक और तर्कसंगत तरीके से लगातार मुनाफा कमाने को अपना नैतिक कर्तव्य समझता है। मतलब मुनाफा कमाना सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि खुद में एक लक्ष्य बन जाता है। यहाँ पर सोच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। देखिए, पुराने समाजों में क्या होता था, एक कारीगर बस उतना ही काम करता था जिससे उसका गुजारा चल जाए। अगर एक दिन में जरूरत भर का कमा लिया तो हो सकता है अगले दिन वो आराम करे। लेकिन पूंजीवाद की आत्मा वाला जो उद्यमी है, उसके लिए रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रॉफिट कमाना एक कभी ना खत्म होने वाला बिल्कुल रैशनल प्रोसेस बन जाता है। वेबर का एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तर्कीकरण, यानी रैशनलाइजेशन। और ये सिर्फ इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है। वेबर के हिसाब से ये पूरी मॉडर्न दुनिया की एक सेंट्रल प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि समाज के हर हिस्से में, चाहे वो बिजनेस हो, सरकार हो, कानून हो या साइंस, हर जगह पारंपरिक और इमोशनल सोच की जगह तर्क, कैलकुलेशन और एफिशिएंसी ले लेती है। और उद्यमी इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपने फैसले भावनाओं पर नहीं, बल्कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च और साइंटिफिक मैनेजमेंट के आधार पर लेता है। अच्छा, अब कोई भी एकेडमिक थ्योरी ऐसी नहीं होती जिसकी आलोचना न हो। तो चलिए वेबर की इस मशहूर थ्योरी पर जो सवाल उठाए गए हैं उन्हें देखते हैं और ये भी समझते हैं कि इतने सालों के बाद भी उनके विचार इतने अहम क्यों हैं। वेबर की थ्योरी की कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने धर्म पर कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया और आर्थिक और राजनीतिक वजहों को कम आंका। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि जापान और भारत जैसे कई देश हैं जहां प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं है, लेकिन वहां भी कैपिटलिज्म और उद्यमशीलता खूब फली फूली। तो ये बात वेबर के सीधे कनेक्शन को चुनौती देती है। तो सवाल ये है कि इन आलोचनाओं के बावजूद वेबर का काम आज भी इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि हमारा आर्थिक व्यवहार सिर्फ पैसे के लालच से नहीं चलता, बल्कि वो समाज के गहरे सांस्कृतिक मूल्यों से भी तय होता है। उनका ये कहना नहीं था कि धर्म ही इकलौता कारण है, नहीं, बल्कि ये कि कल्चर भी एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हो सकती है। उन्होंने समाजशास्त्र में आइडियाज और वैल्यूज के महत्व को स्थापित किया। तो कुल मिलाकर वेबर का काम हमें ये याद दिलाता है कि उद्यमशीलता सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक घटना है। ये हमें मजबूर करता है कि हम एक उद्यमी को सिर्फ बाजार के एक एक्टर के तौर पर न देखें, बल्कि उसे उसकी संस्कृति, उसके मूल्यों के एक प्रोडक्ट के रूप में भी देखें। तो चलिए इस चर्चा को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह वेबर ने एक खास नैतिकता को इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से जोड़ा था, उसी तरह आज के डिजिटल युग में कौन से नए नैतिक मूल्य हैं जो उद्यमशीलता को एक नई शक्ल दे रहे हैं? क्या ये डेटा इज द न्यू ऑयल वाली सोच है, या फिर सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट जैसे नए मूल्य हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने समय की पूंजीवाद की आत्मा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।